हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो न्यू वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो जिन्होंने जीएनएम किया है उन्हें भी अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स। जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया। उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकाला है। इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू 7,483 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2023। आप देख सकते हो, आपके सामने ही लिखा हुआ है कितने सारे पोस्ट हैं। और ये 21 जनवरी 2023 को ही रिलीज़ हुआ है। देखो आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2023 और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो फरवरी में 17 फरवरी 2023 है। तो इसमें सारी डिटेल, आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें कुछ भी डाउट है, एज क्या है, वैकेंसी कितनी है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम डेट, सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो पूरा नोटिफिकेशन स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन थ्रू OSSC वेबसाइट। इस वेबसाइट पे 7,483 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट्स स्टेबलाइजमेंट एंड 30 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर जो है वो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उड़ीसा वालों के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द Odisha Nursing Services Methods of Recruitment and Conditions of Services Rule 2019. Odisha grant the weightage in marks in the recruitment of short-term COVID-19 healthcare worker rules 2022 and Odisha Group B, C and D post repeals special provision rule 2020. अब देखो, इसमें पहले भी वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जाम नहीं हो पाया था, वो भी इंक्लूड हुआ है, उन्हें भी दोबारा फिल करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्होंने काम किया हुआ है, 3 मंथ से ज़्यादा काम किया, उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स वेटेज दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड है। देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप। फर्स्ट पॉइंट इसका, द वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर डिस्ट्रिक्ट कैडर। डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स अ कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ईच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज अ डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। आप सेलेक्ट होने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो, अगर आपने चॉइस में डाला है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो कैसे आप चॉइस करेंगे डिस्ट्रिक्ट का, वो भी लिखा है। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस फॉर द डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आपको इसमें क्या करना है, यू हैव टू फिल द प्रेफरेंस। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो उस टाइम पे आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल व्हाइल एक्सरसाइजिंग चॉइस प्रेफरेंसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच शैल बी फाइनल एज मेंशन्ड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सही से बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस फिल करते हो उसी के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। No further request for change of such preferences choice exercise shall be entertained thereafter. क्लियर लिखा हुआ है कि उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, allocation will be made on the basis of merit and choice preferred of district by the candidate in the online application form. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको कैडर दिया जाएगा। However, the exercise of choice of district will not be confer any right upon the candidate for appointment in said district in order of preference. इफ सेलेक्टेड। समझ में आ रहा है? तो वही मैंने बताया, आप ऑनलाइन फिल करते टाइम ही ध्यान से इसको भरो, बाद में कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट पहले ही देख लो, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप चाहते हो उसको पहले ही प्रेफरेंस में डाल दो, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है,
The number of posts to be filled up on the basis of this requirement may undergo change without any prior notice at the discretion of the government. तो जो भी पोस्ट है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. उसके लिए ये नहीं रहना कि इतनी सीट थी इतनी कैसे हो गई, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. उसके बारे में बताया. फोर्थ पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड क्लासेस. वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशली जो है वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड अंडर रिलीवेंट एक्ट्स एंड रूल नोटिफिकेशन रिजोल्यूशन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड फोर्स. समझ में आ गया. तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वुमेन कैंडिडेट को स्पेशली SC ST एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन जो डिसेबिलिटी कैटेगरीज में हैं, वुमेन कैंडिडेट, सबको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट है स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें कितना पे ग्रेड मिलने वाला है, कितना पैसे इसमें मिलेंगे. तो इसको देख लेते हैं. स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज. द अपॉइंटमेंट टू बी द पोस्ट शेल बी मेड कैरिंग द लेवल ऑफ पे एज गिवन बिलो इन द टेबल. द अपॉइंटमेंट शेल बी गाइडेड बाय द उड़ीसा ग्रुप B, C and D पोस्ट. देखते हैं. नर्सिंग ऑफिसर, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? नर्सिंग ऑफिसर्स. कितना पे स्केल है? 29,200 से लेकर 92,300. पे मैट्रिक्स लेवल 8 सेल 1. समझ में आ गया. तो आपको देख लो स्केल ऑफ पे क्या मिलने वाला है इसमें. एलिजिबिलिटी, अब आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए या नहीं हो. एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो देखो इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स. तो जिन्होंने भी पहले फॉर्म फिल किया था उसमें एलिजिबल नहीं थे वो दोबारा इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो एज की एलिजिबिलिटी है वो कहाँ तक है? 38 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो. डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग 38 ईयर्स आपको काउंट करना है. 38 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो. तो एज में अब कोई टेंशन नहीं है. जो 30 ईयर्स 32 ईयर्स देख रहे थे, 35 ईयर, 38 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट. अब इस एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का. किन किन लोगों को एज का रिलैक्सेशन मिलेगा? देखो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मतलब 38 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स. ठीक है. तो कितने हो गए? 43 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो. अब देखो कौन कौन से कैंडिडेट इस कैटेगरी में है. SC ST SEBC और वुमेन कैटेगरी. समझ में आ रहा है. जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें लेंगे. द अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल बाई 10 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज. PWD कैटेगरी के लोगों को भी 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा. मीन्स 48 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय द टोटल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन. जो डिफेंस में एक्स सर्विसमैन है उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा. डिफेंस सर्विस हैविंग मोर देन 6 months टू बी retire or to be discharged from the service on the last date of submission of online application are not eligible. तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि कब एलिजिबिलिटी नहीं है उसमें लिखा हुआ है. तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट दोज एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज वुड बी परमिटेड बाय द बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन as admissible of ex-servicemen for securing another employment in any higher post or service under the state government, such as the candidate shall not be eligible for the benefit of reservation. तो उन्हें ये benefit नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है. तो ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को इसमें ध्यान देना है. बाकी मैंने आपको बता दिया 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. A candidate who comes under more than one category shall be eligible for only one benefit of relaxation. तो उन्हें सिर्फ एक का ही बेनिफिट मिलेगा. जैसे वुमेन भी है SC भी है तो या तो SC या वुमेन एक ही चीज़ का उनको बेनिफिट मिलेगा. ये लिखा हुआ है. अब कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या है? जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर. द अपर एज लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर OSHN फैमिली वेलफेयर उड़ीसा
स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी स्कीम में ऑलरेडी हैं, जैसे कि स्कीम एंड फॉर आशा हु शैल टेक पार्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अगर जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर हैं वो एलिजिबल हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन कब तक फिल कर सकते हैं, 45 ईयर्स। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 45 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन आपको ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम विद देम वेरिफिकेशन टू बी डन एट अ लेटर डेट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे बताया गया है वो आपको दिखाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेटेज फॉर कोविड-19। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो, वेटेज ऑफ कोविड-19 हेल्थ वर्कर रूल अंडर रूल 3 ऑफ उड़ीसा ग्रांट ऑफ वेटेज इन मार्क्स इन द रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर रूल्स 2022। इनके लिए एक रूल बनाया है, वो क्या है, द शॉर्ट टर्म कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर हु हैज बीन एंगेज इन परफॉर्म कोविड-19 ड्यूटी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months, जिन्होंने कम से कम 3 महीने कोविड में काम किया हुआ है, शेल बी अलाउड 5% एक्स्ट्रा मार्क। वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द कोविड-19 हेल्थ वर्कर्स, जिन्होंने ऑलरेडी कम से कम 3 महीने काम किया है कोविड-19 में, उन्हें 5% का एक्स्ट्रा मार्क्स, 5% का एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। जितना भी उनका टोटल मार्क्स आता है उसमें 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। द टोटल मार्क्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन अंडर द सेड रिलीवेंट रिक्वायरमेंट रूल सब्जेक्ट टू अवॉर्ड ऑफ द मार्क्स अप टू द मैक्सिमम मार्क्स फॉर विच रिक्वायरमेंट इज कंडक्टेड। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट ओनली एज वन टाइम मेजर। तो सिर्फ और सिर्फ इस रिक्वायरमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका ऐसा नहीं है कि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें कोविड-19 वालों को बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस रिक्वायरमेंट के लिए हमने ये बेनिफिट दिया है, ठीक है। इसी रिक्वायरमेंट में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 12th सिस्टम और इक्विवेलेंट इन डिप्लोमा इन जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग किया हो, कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से ऑफ द स्टेट एंड अदर इंस्टीट्यूशन डली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब कहीं से भी आपने डिप्लोमा इन जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, कहीं से भी आपने किया है, बट वो क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीएनएम, फ्रेश जीएनएम और बीएससी वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दे शैल हैव टू रजिस्टर देयर नेम इन नर्सिंग काउंसिल, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए, लिखा हुआ है रजिस्टर देयर नेम इन नर्सिंग काउंसिल। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन द स्टेट एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो या अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ऑनलाइन, तो आपका नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट मस्ट एबल, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो थोड़ा सा देखना है आपको। कैंडिडेट मस्ट हैव टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया एंड हैव पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे उड़िया जो है, उड़िया लैंग्वेज, उड़ीसा में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है, उड़िया, ठीक है। तो यहाँ वहाँ के कैंडिडेट, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जब आपको पोस्ट किया जाएगा तो आपको एक लैंग्वेज है उड़िया, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे बोली जाती है, वो आपको आना चाहिए। तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा वालों के लिए हो गया, या फिर जिन्होंने भी आउटसाइडर भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं, लेकिन उनके पास एक सब्जेक्ट है 7th क्लास से लेकर 10-12 तक, अगर उनका एक सब्जेक्ट रहा है उसमें पास आउट हुए उड़िया लैंग्वेज में, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी के लिए आपको ध्यान देना होगा। इसके पॉइंट को मैं रीड कर देती हूँ। पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, और पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, और पास्ड उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट in the final examination of class 7th or ever from a school or educational institution recognized by the government of Odisha or central government। तो ये भी एक है। passed a test in Odia in middle ME school standard conducted by the school and mass education school standard में mass education department में भी अगर आपने उड़िया पास किया है टेस्ट, तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो देखो ये बहुत ज़रूरी है उनको पढ़ना, स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया। अगर आपके पास ABCD
ABCD इनमें से एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट है द एडवर्टाइजमेंट नंबर IIE 17/2022 OSSC डेट 9 मई 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2022 हैज़ बीन कैंसल्ड। इसमें लिखा है कि इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 9 मई 2022 को पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकला था वो कैंसिल हो गया था। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट shall have to apply afresh as the old application already filled online shall not be considered for the purpose of requirement। तो आपको भी ओल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी आपने फिल किया ऑनलाइन शेल नॉट बी कंसीडर्ड, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो पुराना एप्लीकेशन आपने फिल किया आपको फ्रेश एप्लीकेशन इसके लिए फिल करना है। ठीक है, तो उन्होंने इसका डाउट भी आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे कि कोई डाउट नहीं रखना कि हमने तो ये वाला ऑलरेडी वैकेंसी आई थी तो हमने पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के ऑलरेडी फिल किया, नहीं, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जो 9 मई 2022 को आया था। अभी आपको फ्रेश एप्लीकेशन फिल करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन अर्लियर फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन रिस्पॉन्स टू द कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट 19th May 2022 but ineligible to apply now and account of attainment of upper age limit shall be eligible to apply for the post। जो पहले इस रिक्वायरमेंट में एलिजिबल नहीं थे एज क्राइटेरिया की वजह से इसमें एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है an applicant in order to be eligible for the post must be a citizen of India, good character, if married एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फोर्थ एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन स्पोर्ट्स पर्सन्स, एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर पर्सन विथ डिसएबिलिटी कैटेगरी, इन सबके रिगार्डिंग यहाँ पे देखो पॉइंट में लिखा हुआ है। जो भी अंडर गवर्नमेंट रूल जो भी है उसको यहाँ पे फॉलो करना है। तो आपके पास जो है अगर आप SC ST कैटेगरी में हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर PWD कैटेगरी में आते हो, तो आप सबको जो है प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एज एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल नॉन फोटोकॉपी स्पोर्ट्स ID कार्ड ऑनलाइन। ठीक है, मतलब जो भी है वो प्रूफ के साथ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो आपकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, आप इनएलिजिबल हो जाओगे पोस्ट के लिए। तो जो भी अगर आप क्लेम करते हो, अगर जो भी कैटेगरी आप क्लेम करते हो उसका वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बस इन सारे कॉलम्स में यही लिखा हुआ है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है या फिर PWD है, SC ST है, जो भी है, तो उनको वैलिड प्रूफ देना होगा। एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन एक्स सर्विस में सेम वही लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से एप्लीकेशन के टाइम पे सब कुछ होना चाहिए क्लियर। इफ एनी कैंडिडेट हैज एट एनी टाइम बीन डिबेयर्ड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कमीशन shall not be eligible for appearing in the same for that specific period. All the eligibility conditions should have been fulfilled as on the date of advertisement. तो जो भी एलिजिबिलिटी है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट पॉइंट में, नो एग्जामिनेशन फीस। तो जो भी बोल रहे हैं कि हमने पहले फिल किया था, एग्जाम नहीं हुआ, हम एलिजिबल नहीं, दोबारा फॉर्म फिल करना होगा, तो देखो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है, आप फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, नो एग्जामिनेशन फी इज पेबल फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट मैंने बता दिया था। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 17 फरवरी 2023। ठीक है, तो फरवरी में 17 को इसका लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो। तो ये है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 फरवरी। तो पता चल गया कब तक आपको एप्लीकेशन, उससे पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, हाउ टू अप्लाई। आपको क्या करना है, एन eligible person who have not registered themselves earlier for any previous requirement of the commission have to register for the post by clicking on the button register on the home page। तो आपको इस साइट पे जाना है,
इसके होम पेज पे जाना है, यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। दोज हैव रजिस्टर्ड अर्लियर एंड गॉट द यूजर आईडी, जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया है उनको यूजर आईडी लॉगिन हो गया है। यूजर आईडी हैव टू बी लॉगिन एंड री रजिस्टर फॉर दिस पोस्ट बाय सेलेक्टिंग द री रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहले इस फॉर्म को फिल किया हुआ है, जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, उनके पास यूजर आईडी है तो वो दोबारा से री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन प्रोवाइडेड अंडर द एप्लीकेंट मेन्यू आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन they have to log in, furnish the detail of required तो उसके बाद तो जैसे आपका रजिस्टर हो जाएगा तो दोबारा से आपको लॉग इन करना है, अपना पूरा डिटेल वहां पे फिल करना है। फिल अप सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन हाउ डू आई रजिस्टर री रजिस्टर अप्लाई द इंस्ट्रक्शन फॉर द सेम shall also appear on the computer screen by clicking on registered user or new user. These instructions are to be read carefully before proceeding to fill up the registration and online application form. समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो है पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अगर आपको कुछ डाउट है, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिल करके आपको बता दूंगी कैसे करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप साइट पे अगर जाते हो, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब है फॉर री रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कितना फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे अपलोड करना है, 100 KB 20 KB कितने का जो डॉक्यूमेंट्स के साइज है 100 KB में, फोटो है 20 to 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर, ये सब आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब उसमें डालना है। इसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, तो आपको उड़ीसा स्टेट से नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी अदर स्टेट का भी है तो आप उड़ीसा में एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, SC ST पर्सन, डिसेबिलिटी, इन सबको वैलिड जो है, जो भी ID कार्ड है, वो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना होगा, ओरिजिनल में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। HSC एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग उड़िया एज अ लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला था कि आपका एक लैंग्वेज उड़िया होना चाहिए, उसका जो क्राइटेरिया था वो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा कि आपने चाहे तो मास एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7th क्लास से लेकर कभी भी आपने उड़िया एक सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है तो आपको वो दिखाना होगा। और एक्स सर्विसमैन वालों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ दिखाना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट क्लेमिंग ऑन टाइम वेटेज ऑन शॉर्ट टर्म, कोविड-19 का भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको दिखाना होगा। हेल्थ केयर वर्कर एंगेज्ड बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट शैल प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कोविड-19 में आपने काम किया है और वहाँ से जो इशू हुआ है आपको। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको अपना ID कार्ड दिखाना है। स्पोर्ट्स ID वालों को, स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स ID कार्ड जो भी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट से इशू हुआ है वो दिखाना है, ठीक है। तो ये सब है कि आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सब आपको यहाँ पे वैलिड प्रूफ दिखाना होगा। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इम्पॉर्टेंट कि आपको एग्जाम कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, आपको क्या उड़ीसा जाना होगा या फिर आप किसी भी स्टेट से इसको दे सकते हो। तो देखो, द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। The date, time and venue of written examination will be intimated through admission letter to be issued in due courses of a specific date to be notified in the said website later. The written examination is likely to be held on 19. वैसे इन्होंने डेट दे दिया है कि हम 19 मार्च 2023, देखो एग्जाम की डेट भी आ गई है 19 मार्च 2023 को, 19 मार्च को ये एग्जाम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। The candidate are advised to visit the website of commission at regular interval and also keep track of different notice to be published by the commission to know about the detailed program of examination. देखो इन्होंने ये डाल दिया कि likely to be held on 19th मार्च, कि 19 मार्च को होना है। अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश करेंगे, तो वहां पे हमें अपडेट रहना है। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है एडमिशन लेटर।
प्रोवाइड एडमिशन लेटर कंटेनिंग इंटीमेशन अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट पे। तो ये जो मेन वेबसाइट है इस पे आपको देखना है। कुछ फेक न्यूज़ आता है उस पर बिलीव नहीं करना है, आपको मेन वेबसाइट पे जाके चेक करना है। विल बी हेल्ड ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ईच एलिजिबल एप्लीकेंट शैल हैव टू डाउनलोड हिज एडमिशन लेटर बाय यूजिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। डाल के आप अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिशन लेटर है, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। Visiting the commission website and clicking download admission letter option under the applicant menu. The commission will not be send any printed application letter. वही printed form में नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही यूजर आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड करना है। इस साइट पे रेगुलरली विजिट करना है जिससे आपको पता चल पाए कि एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिशन लेटर आ गया है। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, अब एग्जाम क्रैक भी तो करना है, तो इसमें देयर भी रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा। जीएनएम बीएससी में जो भी हमने पढ़ा है उसी का सिलेबस होगा, वो 60 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है, जो भी हमारा प्रैक्टिकल स्किल है उसका 25 क्वेश्चन होगा, पेपर में ही होगा। 25 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स के होंगे, स्किल टेस्ट जो होता है उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। और इसमें अर्थमेटिक और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक हायर सेकेंडरी स्कूल में जो आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड में वो 10 क्वेश्चन होंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन जो है नॉन नर्सिंग के होंगे। समझ में आ गया? 2 घंटे का पेपर है जिसमें 85 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे। 60 तो सिंपल क्वेश्चन सिलेबस रिलेटेड है, 25 स्किल टेस्ट हो गया, मतलब जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इसमें 15 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग का होगा जिसमें 10 अर्थमेटिक और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो पेपर बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप बहुत आराम से पेपर कर सकते हो। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी 30%। तो यहाँ पे जो पासिंग कैटेगरी है वो 30% है, SC ST कम से कम आपका 30% तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल होगे। एंड फॉर द अदर कैंडिडेट शैल बी 35%। ठीक है, तो इसे पास होने के लिए कैटेगरी वालों को 30% और जो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं उनको 35% पासिंग मार्क्स चाहिए। समझ में आ गया? तो मीन्स 100 में से 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो वही मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड सिलेबस होगा। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन GNM और BSc नर्सिंग। There shall be written test only. The pattern of examination will be MCQ, multiple choice question type in OMR system. There shall be negative marking of 0.25. तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ध्यान देना है, पूरा 100 का 100 अटेम्प्ट करके नहीं आना है। जितना क्वेश्चन आपको सही आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन 0.25 है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। समझ में आ गया? तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट है सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल सिंगल मेरिट लिस्ट shall be prepared in order of merit in the basis of some total number of marks secured by the candidate in the written test and the mark awarded for the short term COVID-19 health workers। तो यहाँ पे COVID-19 हेल्थ वर्कर्स बार बार क्यों है? क्योंकि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो 5% मैंने बताया था एक्स्ट्रा इनको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, अगर वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? रिजल्ट्स फिर से वही वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करना है। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, वहाँ मेरिट लिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार रीड करना है। एनी misrepresentation, suppression and furnishing of wrong information, manipulation by the candidate shall result in cancellation and disqualification of his or her candidature at any stage of recruitment process, even after issue of the appointment order also। तो इसीलिए कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जो भी सही है वो आपको यहाँ पे देना है। बाकी यहाँ पे ये पोस्ट है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज में कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितने रिजर्वेशन है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर 2023 पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। बालासोर में कितनी डिस्ट्रिक्ट, देवगढ़, सब जगह का लिखा हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें लिखा हुआ है कितनी सीट है, कितना रिजर्वेशन है, कितनी टोटल वैकेंसी है, कितने स्टेट में, कौन से स्टेट में कितना है, और टोटल तो आपको पता ही है। ठीक है, 7483 टोटल सीट है और उसको डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो आप कैटेगरी यहाँ से भी चेक कर सकते हो। इसका PDF आपको
मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप पूरा चेक कर लो, ये जो पूरा पीडीएफ है, पूरा नर्स जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही हमारे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर कुछ रह गया है तो इसमें अच्छे से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, वीडियो कैसा लगा मैसेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।